Begin. Today we're going to be discussing the basics of your algorithm design. और इस पूरे प्रैक्टिस का मतलब ये है, एंड इस फर्स्ट ऑफ मैनी लेक्चर्स टू कम, कि हमने यहाँ पे एल्गोरिदम डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ास तौर पे सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करना है. और we will first start by understanding the different components that are involved in your particular algorithm. ठीक है. अच्छा जी, अब एल्गोरिदम होता क्या है? एक डिफाइंड सेट ऑफ स्टेप्स. ठीक है. आपने वो सेट ऑफ स्टेप्स आपको पता है क्या होने चाहिए. ठीक है. व्हाई? बिकॉज वी हैव द गोल इन माइंड. आई वांट टू क्रिएट अ प्रोग्राम that takes input of 10 numbers and returns the average of 10 numbers. अब आप जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आउटपुट क्या करेगा? The average of 10 numbers. You already know it's going to do that. So basically आपका जो इंटेंटेड गोल है वो आपको पहले से पता है, और आप उस गोल को अचीव करने के लिए सेट ऑफ स्टेप्स लिखते हैं. ठीक है. विद एज मच डिटेल एज नीडेड. और ये स्टेप्स जो है आपकी एल्गोरिदम की फाउंडेशन बन जाते हैं. ठीक है. अब आप एल्गोरिदम जो है वो दो तरीके से लिखते हैं. आइदर यू राइट इट सूडो कोड इन योर ओ लेवल सिलेबस. आप या तो उसको सूडो कोड में लिखेंगे या आप उसको लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट. स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश भी होता है, लेकिन आप ज़्यादा फोकस इन दोनों पे करेंगे. एंड अगर आप प्रोफिशिएंट हैं इन पाइथन तो आप चाहें तो पाइथन में भी कोड लिख के आ सकते हैं. ठीक है. लेकिन इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या चीज़ है कि आप चाहे एल्गोरिदम किसी भी फॉर्म में लिखा हो, सूडो कोड में लिखा हो, फ्लो चार्ट में लिखा हो या पाइथन कोड में लिखा हो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चले इसमें बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं एल्गोरिदम के. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा कंपोनेंट ज़रूरी है. ठीक हो गया. सो लेट्स फर्स्ट बाय स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ योर एल्गोरिदम. ठीक है. अगर आपके पास एक एल्गोरिदम के अगर समझो बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या लें उसको, तो एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, यानी आप समझें कि सारे आपके जितने भी एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करेंगे ना, उनके अंदर बेसिक ये स्ट्रक्चर्स होंगे. यू विल हैव टू अलाउ फॉर सम sort of input, processing एंड आउटपुट्स. अब देखें, जितने भी कंप्यूटिंग सिस्टम्स आप उठा के देख लें, सिंपल से सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, ऑल कंप्यूटिंग सिस्टम्स, I'm not only talking about software but computing systems. ठीक है. वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से इनपुट लेंगे और उस इनपुट को एज सम डाटा वैल्यू फॉर प्रोसेसिंग यूज़ करेंगे. उन्हें कोई प्रोसेसिंग करनी है और प्रोसेसिंग करने के बाद एक रिज़ल्ट आपके सामने प्रेजेंट. ठीक हो गया. अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी बेसिक कंप्यूटिंग सिस्टम्स में से इनमें से कोई एक चीज़ भी निकाल देते हैं तो आपका कंप्यूटिंग सिस्टम इनकम्प्लीट है. You have created a computing system that does input and processes but does not do output. फायदा, it won't show you anything. It does processing and it gives output on what data? आपने इनपुट ही कुछ नहीं किया. ठीक है. वो इनपुट लेता है, आउटपुट करता है, लेकिन क्या किया उसने? कोई प्रोसेसिंग ही नहीं की. तो आप इसमें से कोई भी एक एस्पेक्ट आगे पीछे कर दोगे तो आपका कंप्यूटिंग सिस्टम का पर्पस खत्म हो जाता है. सो बेसिक आपके पास ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए. ठीक है. सो इसके बाद यू शुड अलाउ फॉर सम सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन. इनफैक्ट ये भी छोड़ें, इससे पहले हमारे पास सीक्वेंस आता है. अब इसका मतलब ये है कि आप जो एल्गोरिथम लिख रहे हैं, ठीक है, एज मेंशन बिफोर, एल्गोरिथम इज ए सीक्वेंस ऑफ डिफाइंड स्टेप्स. ठीक है. वो स्टेप्स क्या होंगे ये आप लिखेंगे. स्टेप्स किस तरीके से डिसाइड किए जाएंगे? बेस्ड ऑन द इंटेंडेड गोल. बिकॉज द वन थिंग यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट इज योर गोल. अगर आपके पास गोल में कंफ्यूजन है तो आप एल्गोरिथम भी गलत बनाओगे. तो पहले तो अपना गोल क्लियर करो. एंड आपके ओ लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात बताओ, पेपर में क्वेश्चन जो है ना वो इस तरह आता है एल्गोरिथम लिखे, लेकिन अक्सर बच्चे गलती ये कर देते हैं क्योंकि एल्गोरिथम के जो बेसिक गोल है वो समझते नहीं है, और चूंकि उन्होंने एल्गोरिथम का बेसिक गोल नहीं समझा तो इवेंचुअली एल्गोरिथम भी गलत लिखते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द गोल. अब जब आपने गोल अंडरस्टैंड कर लिया तो आप जो एल्गोरिथम लिखोगे उसका सीक्वेंस प्री डिफाइंड होना चाहिए. बिकॉज आपका कंप्यूटर जो एक सिक्वेंशियल मशीन है. सिक्वेंशियल मशीन का मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शन पहले होगी वो पहले करेगा वो. सो आपके गोल अचीव करने के जो स्टेप्स होंगे
आप उसी ऑर्डर में लिखना चाहोगे दैट इज़ क्लोजर टू योर गोल। अब एक एग्जांपल ले लें कि हमने कोई केक बेक करना है, तो केक बेक करने के सारे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एक रेसिपी है। अगर आप फॉर एग्जांपल स्टेप्स आगे पीछे हो जाएंगे तो आपका गोल ऑफ बेकिंग अ केक को कंप्लीट नहीं होता नजर आ रहा आपको। इट विल बी समथिंग एल्स, इट वोंट बी अ केक। और हुआ क्या था कि आपने स्टेप्स में कोई गड़बड़ की है, आपने एग्स ऐड कर दिए थे उसके अंदर लेकिन एग्स को हैच नहीं किया था। बात समझ आई ना? तो स्टेप्स में मेंशन होना चाहिए कि एग्स को हैच भी करें, पहले उसको खोलें और बाद में आप उसके इधर ऐड करें। अगर फिर आपने खाली एग्स ऐड करके में बीच में वो स्टेप खा गए ओपनिंग द एग्स वाला, तो फिर आपका केक तो ख़राब हो गया ना। सो दैट्स वाई सीक्वेंस मैटर्स एंड डिटेल्ड में स्टेप्स जो है दे आर मैटर। सो बेसिकली आप एल्गोरिथम में देख लें इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट होगा एंड आपकी एल्गोरिथम शुड फॉलो सीक्वेंस एंड दिस सीक्वेंस should be in line with your ultimate goal। ठीक है? अच्छा, उसके बाद you should allow for some parts of your program to repeat themselves। ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास iterations या इसको loops कहते हैं वो होने चाहिए। ठीक है? अब इसकी ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपको हो सकता है फ्यू स्टेप्स बार बार एग्जीक्यूट करने पड़े। अब ये तो नहीं हो सकता कि उन स्टेप्स को बार बार लिखना शुरू कर दें आप, क्योंकि अगर आप बार बार लिखोगे तो आपका अल्टीमेटली कोड का साइज बहुत बढ़ जाएगा। एंड सेकेंडली देर इज़ नॉट डिफाइंड, हो सकता है इट्स यूजली आपके पास ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स एक चीज़ रिपीट हो रही है वो डिफाइंड नहीं होती। दिस इज नोन एज कंडीशनल लूप्स। आपको एक किसी कंडीशन के बेस पे लूप चला सकता है, वो 10 दफ़ा चले, एक दफ़ा चले, चले ही ना, आपको नहीं पता। सो अगर आपको यही नहीं पता कि लूप ने चलना कितनी दफ़ा, तो आप अगर फॉर एग्जांपल उस कोड को बार बार लिखना है तो कितनी दफ़ा लिखोगे ये भी नहीं पता आपको। So you should allow for some structures that run part of your code again and again. This is known as iterations। ठीक है? हम we were looking at the different types of iterations in detail। उसके बाद आप अपने प्रोग्राम के अंदर अपने एल्गोरिथम में you should allow for a window in which case अगर एक इनपुट आए तो आपका कंप्यूटर डिफरेंटली बिहेव करे, एक और इनपुट आए तो डिफरेंटली बिहेव करे। कहने का मकसद है डिफरेंट इनपुट्स पे डिफरेंट बिहेवियर्स की इजाज़त देनी चाहिए आपको, ताकि if a different input does your computer does encounter a different input, it knows what to do with it। अब ऐसा नहीं है कि जनाब आपने सिर्फ कहा है कि इवन नंबर होना चाहिए, अब इवन नंबर नहीं है तो क्या करेगा वो? आप डिफाइन करें कि इवन नंबर नहीं है तो ये मैसेज आउटपुट करें, आप ऑल्टरनेट पाथ्स को बताएंगे। ठीक है ना? दिस इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सेलेक्शंस। ठीक है? अच्छा, आखिर में input processing, output sequence, iteration, loops and selections and that's it। तो बेसिक आपके पास ये जो आपके पास कोई रह तो नहीं गया इसके अंदर? नहीं, सारी यही है। आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर्स ये होने चाहिए। नाउ अब समझना आपने क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ये हैं, जितने मर्जी आप उठा के प्रोग्राम्स देख लोगे उनमें बेसिक कहीं ना कहीं जाके यही बिल्डिंग ब्लॉक्स निकलते हैं। एज अ प्रोग्रामर, एज एन एल्गोरिथम डिज़ाइन स्पेशलिस्ट, आपका क्या काम है? आपका काम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट ये होता है कि प्रॉब्लम को सही तरह समझना है। ठीक है? प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ लिया, उसके बाद आप इस पे से डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट तो लाजमन होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है ना? क्या पार्ट ऑफ माई प्रोग्राम इज ऑकरिंग मल्टीपल टाइम्स? यू शुड नो दिस बिफोर हैंड। कोई ऐसा पार्ट है जो बार बार हो रहा है? अब टेक एन एवरेज ऑफ 10 नंबर्स एंड रिटर्न दी टेक द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स। वो इनपुट आपने लेना है 10 दफ़ा। 10 दफ़ा इनपुट लेने का मतलब है कि आप एक काम बार बार कर रहे हैं। सो ये पहले आपने प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने में आइडेंटिफाई कर लिया था, आई एम टेकिंग इनपुट 10 टाइम्स, सो दिस इज समथिंग आई एम डूइंग अगेन एंड अगेन। अच्छा, आउटपुट करें अगर नंबर जो है इवन है या ऑड है। अब इसका मतलब है कि आपके प्रॉब्लम में, करंट प्रॉब्लम में यू आर हैविंग टू मेक सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन कि इज द नंबर इवन और ऑड। इसका मतलब है कि मुझे सिलेक्शन भी चाहिए होगा। तो कहने का मकसद ये है कि प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग के बाद आप इस में से डिसाइड करोगे कि क्या क्या चीज़ें आपके प्रॉब्लम के अंदर ऐड होना चाहिए। सो एज फार एज एन एल्गोरिथम डिज़ाइन एक्सपर्ट, आपका पहला स्टेप ये है कि प्रॉब्लम को बेहतर अंडरस्टैंड करें। दूसरा स्टेप ये है कि आप इनमें से चूज़ करें कि आपके गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन एंड सीक्वेंस, बाकी दो चीज़ों में आपको डिसीजन करना पड़ेगा। सीक्वेंस लाजमन होगा,
ज़ाहिर है आप स्टेप्स लिख रहे हैं तो ऑर्डर में होने चाहिए, किसी तरह फॉलो होंगे। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट लाजमन होगा, लेकिन आइट्रेशंस चाहिए, सिलेक्शन टेक प्लेस कर रहा है, that depends from problem to problem. You have to decide on this, ठीक है? And not only this, you also have to decide on whether or not आपको कोई steps अगर carry out कर भी रहे हैं, तो वो मुझे पहले से पता है कितनी दफ़ा करने हैं, अगर बार बार करना हो तो पहले से पता है, या रन टाइम पे डिसाइड होगा, ये भी पहले से पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आपका जो आइट्रेशन है, जिस टाइप का आप लूप डिसाइड कर रहे हो, जिस टाइप का आइट्रेशन ले रहे हो, वो इस सवाल पे डिपेंड करता है कि क्या प्री डिफाइंड नंबर ऑफ आइट्रेशंस है या अनडिफाइंड, इन विच केस यू हैव टू मेक चॉइस बिटवीन डिफरेंट टूल्स, ठीक है? अच्छा जी, सो ये तो आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ योर एल्गोरिथम होने चाहिए, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ, देखो मेरी बात सुने, आपके पास कोई भी कंप्यूटिंग सिस्टम होगा ना, तो विदाउट डाटा इट वोंट वर्क, ठीक है? सो बिफोर वी गो विद एनीथिंग एल्स, लेट्स डिस्कस what this data, how this data is stored in your software, in your program, in your computer, ठीक है? यहाँ पे टर्म आ जाती है एक वेरिएबल की, ठीक है? वेरिएबल क्या चीज़ है कि इट इज़ ए मेमोरी, इट इज़ अ स्पेस allocated in the main memory to hold some data, and by definition it is supposed to change. एक टाइम पे इसके अंदर कोई वैल्यू होगी, थोड़ी देर बाद कुछ और वैल्यू होगी, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है? सो इट वेरीज, यस, बट दिस वेरिएबल इज बेसिकली, दिस memory space will hold the data that you will be needing for execution of your program. अब मैं आपको कहता हूँ कि एवरेज ऑफ 10 नंबर्स लेने, तो वो 10 नंबर्स की एवरेज लेने के लिए आपने सम कैलकुलेट करनी है ना, तो सम कहाँ पड़ी होगी? ज़ाहिर है वो डाटा है, आपको चाहिए एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, तो सम कहाँ पड़ा होगा? मेमोरी में कोई जगह पे पड़ा होगा ना, तो आप उसके लिए वेरिएबल रिजर्व करेंगे, मेमोरी में जगह रिजर्व करेंगे, और वहाँ पे जाके सम स्टोर होगा। आप यूज़र से उसका नाम इनपुट कर रहे हैं, नाम इनपुट करके कहीं रखना है कि नहीं मेमोरी में, ठीक है? तो जहाँ पे वो नाम रखना है वो आप जगह रिजर्व करेंगे और आप उसको वेरिएबल कह रहे हैं, ठीक है ना? नाउ डिफाइनिंग अ वेरिएबल में आपके पास क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी, फॉर वेरिएबल उसका आइडेंटिफायर पता होना चाहिए, things that need to be cleared about a variable, ठीक है? अच्छा, पहली चीज़ इट्स नेम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। सो फॉर एग्जांपल आइडेंटिफायर, मेरे पास एक वेरिएबल है माय नेम, इट्स अ वेरिएबल माय नेम, ठीक है? अब देखो ये उसका आइडेंटिफायर है। अब आइडेंटिफायर क्या होता है? देखें, मेमोरी में जिस जगह पे वैल्यू पड़ी है वो तो एक मेमोरी एड्रेस है मेरे प्रोग्राम के लिए। अगर आप फॉर एग्जांपल उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट करोगे, जो कि आपका ट्रांसलेटर कर रहा होगा, तो जब वो मशीन कोड में ट्रांसलेट होगा तो इवेंचुअली जहाँ पे डाटा पड़ा है वो, तो दैट विल बी एक्सेस थ्रू द एक्चुअल मेमोरी एड्रेस। और डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द मेमोरी वो एड्रेस 64 बिट्स का भी हो सकता है। 64 बिट्स जो है हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ होगा। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग नेम, इट्स नॉट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है? ऑन द अदर हैंड, अगर आपने अपनी मर्जी का नाम लिखा होगा ना अपने कोड के अंदर, तो आपको वो याद रखना, उसका पर्पस याद रखना आसान होगा, आपने अपनी मर्जी का लिखा होगा। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो सारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो आपको अपनी मर्जी के आइडेंटिफायर्स रखने की इजाज़त देता है। अब आइडेंटिफायर खाली वेरिएबल का नहीं होता, वो आगे जाके आप पढ़ोगे फंक्शंस का भी हो सकता है, यानी मॉड्यूल्स का, सब रूटीन्स का भी हो सकता है, अपनी मर्जी के आपने सब रूटीन रखी हुए जो उसका पर्पस हाईलाइट करने के लिए। बाद में हम देखेंगे एरेज के भी हो सकते हैं। in your further A levels you will study that these identifiers will be used for records, classes, objects, ठीक है? हर चीज़ का नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है ना? ये उसका आइडेंटिफायर बनेगा। अच्छा, अब आइडेंटिफायर रखने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है? वो जरा पहले रूल्स समझ लें। पहला रूल क्या है कि द नेम शुड, द आइडेंटिफायर, या मैं उसको नेम ही कह रहा हूँ, द नेम शुड बी यूनिक। इसका मतलब है कि इफ यू आर यूजिंग मल्टीपल आइडेंटिफायर्स, देयर नेम शुड बी डिफरेंशिएटेड, ताकि आपको, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपका जो ट्रांसलेटर है उसको कन्फ्यूजन ना हो कि इस टाइम पे आप माई नेम की बात कर रहे हैं तो आपने माई नेम और जगह भी यूज़ किया हुआ है, क्या वो यही माई नेम है, इस मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हैं या किसी और की बात कर रहे हैं?
तो बिकॉज इफ़ यू हैव यूज माई नेम फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स, मेरे ट्रांसलेटर को बात समझ नहीं आएगी, और वो माई नेम के अगेंस्ट जो मेमोरी लोकेशन एक्चुअली है वो इसी को एक्सेस करने लग जाएगा, एंड बेसिकली यू आर मेकिंग चेंजेस टू द मेमोरी लोकेशन दैट यू डिड नॉट इंटेंड टू, which will result in unpredictable outcomes. तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करेंगे कि if you are creating multiple variables, the names that you are using should be unique. ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़, they should not be क्या keywords. अब keywords क्या होते हैं? Keywords या इसको जिससे अल्फाज में रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है. अब keywords are basically parts, are words that are reserved for your programming language. अब वो वर्ड्स जो हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ख़ास मतलब रखते हैं, उनके ख़ास इंस्ट्रक्शन है. दे आर बेसिकली गिविंग आउट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू योर कंप्यूटर, टू योर प्रोसेसर टू डू समथिंग स्पेसिफिक. ठीक है, उसका कोई और दूसरा मतलब नहीं हो सकता. एंड माई लैंग्वेज ट्रांसलेटर, चाहे इंटरप्रेटर या कंपाइलर है, जब वो कीवर्ड देखेगा तो उसने अपने कंप्यूटर से वही काम करवाना है. फॉर एग्जांपल इनपुट है, इनपुट इज़ अ कीवर्ड. अब इनपुट का खाली मतलब हमेशा ये होगा कि आप यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा मतलब नहीं है. सो दैट मीन्स दिस वर्ड इनपुट इज़ नॉट यूज्ड फॉर यू. आप इसको यूज़ नहीं कर सकते एज एन आइडेंटिफायर बिकॉज इट हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग. ठीक है ना. अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है विद रिगार्ड टू सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज पाइथन. पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. दैट मीन्स अगर लेट्स जस्ट से कि सम SUM is a perfectly valid variable name, it's a perfectly valid identifier. अब मैं इसको यूज़ क्यों कर रहा हूँ कि मैं 10 नंबरों का सम सेव करना चाहता हूँ, उसका नाम रखा हुआ. लेकिन सम कैन ऑल्सो बी अ कीवर्ड इन से पाइथन फॉर एग्जांपल, तो उसका एक खास मतलब है पाइथन के लिए. ठीक है. नाउ हाउ डू यू नो दैट इट्स अ कीवर्ड? अगर आप फॉर एग्जांपल किसी हाई लेवल लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, तो मोस्ट लैंग्वेजेस में कीवर्ड्स का कलर डिफरेंट होता है, इसको प्रिटी प्रिंटिंग कहते हैं. सो फॉर एग्जांपल पाइथन पे अगर आप सम का वर्ड लिखोगे तो यू विल इंस्टेंटली नोटिस कि इसका कलर पर्पल सा हो गया है. अब उस पर्पल कलर चेंज से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दिस इज़ अ कीवर्ड एंड इट्स नॉट यू शुड नॉट यूज दिस एज अ वेरिएबल नेम. हाँ, अब पाइथन जैसी लैंग्वेज चूँकि केस सेंसिटिव है, अगर आप सम का एस कैपिटलाइज कर लें या पूरे सम को ही कैपिटलाइज कर दें, तो उसको वो कीवर्ड नहीं कंसिडर करेगा बिकॉज नाउ यू हैव चेंज द केस. और वो केस चेंज होने से उसका नाम ही चेंज हो गया. सो सम लैंग्वेजेस लाइक पाइथन आर केस सेंसिटिव, और उसमें अगर आपने केस चेंज कर दिया तो उसका वो आइडेंटिफायर ही चेंज हो जाता है, वो ना वर्ड ही चेंज हो जाता है. सो देन इट्स ओके टू यूज़. एंड अक्सर औकात कोडिंग के टाइम पे आप ये चीज़ इनकाउंटर करेंगे. सम को एग्जांपल ले लें, इफ यू आर क्रिएटिंग एन एवरेज प्रोग्राम, तो सम को सेव करने के लिए आप सम एंटर करोगे तो शायद वो कीवर्ड है, फिर आप उसका सिर्फ एस कैपिटलाइज कर दोगे तो फिर वो कीवर्ड नहीं रहेगा, उसका कलर वापस नॉर्मल कोड में आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज अ गुड वे दैट यू कैन डू दिस. ठीक है. अच्छा, they should not be keywords because they have specific meaning for the programming language और वो specific instructions कंप्यूटर को देने के लिए. दूसरी चीज़ है they should be meaningful. अब इसका मतलब क्या हुआ कि मीनिंगफुल से मतलब ये है कि आप अगर कोड जो पढ़ रहा है बंदा, ठीक है ना, आपने कोड लिखा है, आप खुद ही पढ़ रहे हैं बाद में, आपको आपकी अपनी मेमोरी के लिए आसानी है, आपको याद रखने में आसानी है कि दिस कीवर्ड दैट आई यूज्ड was for this purpose. This keyword says, this variable says average on it. So obviously it was meant to store the average. This keywords, this identifier says first number. So obviously there is also a second number somewhere. और ये मेरा पहला नंबर है. This is maths marks. This is computer science marks. आपने उसका meaningful नाम रखा ताकि when you're studying the code, if you're looking through the code, you or someone else, they can see just the keyword. अब ये याद रहे कि ये दिस नॉट अ सिंटैक्स एरर ऑफ एनी काइंड, लेकिन एक ये अच्छी प्रैक्टिस, इट्स अ गुड प्रैक्टिस. आप कीवर्ड देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कीवर्ड का पर्पस क्या है. ठीक हो गया. अच्छा, नेक्स्ट थिंग. अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आपके पास इट शुड बी ए सिंगल वर्ड. अब इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप एक वर्ड का ही रखें. अगर आपने दो वर्ड्स का आइडेंटिफायर रखना है तो आप उसको कंबाइन करके लिखोगे. There should be no spaces in between. So I cannot have my
num like this. It's not possible. This is an error. This is two words. What you can do is you can use camel notation. अब यहाँ पे camel notation का मतलब ये है कि you have made the first letter of every word uppercase and it looks like a camel's hump से camel notation. एक ये तरीके का है. दूसरा आप ये भी कर सकते थे कि my underscore num आप इस तरह कर लें इसको, ये अंडरस्कोर. अब इसमें आपने अंडरस्कोर डाल के दो वर्ड्स की सेपरेशन कर दी. डॉट्स अक्सर लैंग्वेजेस अलाउ नहीं करती, तो डॉट्स बीच में आप नहीं लिख सकते, लेकिन दीज आर टू वेज इफ़ यू वांट, बिकॉज हमारा गोल ये है कि हमने नाम मीनिंगफुल ही रखना है. अब उस मीनिंगफुल नाम के परसूट में वी मे हैव टू यूज मोर देन वन वर्ड, एंड इन दैट केस दिस इज द टेक्निक दैट विल यूज फॉर मेकिंग टू वर्ड मोर देन वर्ड. ठीक है. सो इसके अलावा आपके पास आइडेंटिफायर की और कोई रूल नहीं है. मीनिंगफुल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, सिंगल वर्ड होना चाहिए, एंड देयर शुड नॉट बी ए कीवर्ड. सो द गुड प्रैक्टिसेस. कीवर्ड यूज़ करना सिंटैक्स एरर होगा, स्पेस डालना बीच में सिंटैक्स एरर होगा. बाकी हाँ, यूनिक होना वो ओवरऑल प्रोग्राम का फ्लो ही कन्फ्यूजन कर देगा, उसके रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगे. बट मीनिंगफुल नाम करना रखना जो एक गुड प्रैक्टिस में आता है. ठीक है. ओके जी. सो आपके पास वेरिएबल के बारे में पहली इंफॉर्मेशन जो है उसका नेम होना चाहिए, आइडेंटिफायर होना चाहिए. आइडेंटिफायर रखने के आपके पास यहाँ पे रूल्स आ रहे हैं. ठीक है. सेकंड उसके आने चाहिए टाइप. ठीक है. अब टाइप का मतलब क्या है कि वो किस टाइप का डाटा होल्ड कर रहा है. जिस टाइप का उसने डाटा होल्ड करना है, इट हैज़ अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन मल्टीपल थिंग्स. फॉर एग्जांपल, क्या उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, दैट विल चेंज. क्योंकि अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड करता है तो अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है ना. मोस्ट इम्पोर्टेंटली, उसको मेमोरी में जगह जो रिजर्व करके हम दे रहे हैं वो कितनी होनी चाहिए. इट लार्जली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डाटा सपोज टू होल्ड. ठीक है. सो व्हेन यू आर डिफाइनिंग द वेरिएबल नेम, तो आप उसका उस टाइप पे टाइप भी डिफाइन करें. अब हमारे पास कॉमनली यूज टाइप्स कौन सी हैं. एक हमारे पास होती है इंटीजर. इंटीजर का मतलब क्या है, आपके पास ओनली होल नंबर. सो 5, 6, -9, ठीक है, 10, सो ऑन सो फोर्थ. ये आपके पास ये इंटीजर वैल्यूज की है, होल नंबर्स ओनली. कहाँ पे यूज़ करोगे ये आप डिसाइड करें. फॉर एग्जांपल, आपके पास ऐसी वैल्यू है जहाँ पे आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नहीं आ सकता. नंबर ऑफ सिबलिंग्स. ठीक है. तो ये आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नहीं हो सकता है इसके अंदर. नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है, मोस्टली नहीं होता है इसके अंदर. तो आप ऐसी वैल्यूज़ को जहाँ पे आपको पता है होल नंबर्स नहीं आएगा, तो वहाँ पे आप उसको एज एन इंटीजर बनाएंगे. ठीक है. इसके अलावा आपके पास आ जाता है रियल. ठीक है, जिसको फ्लोट भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज फ्लोट. इसमें आपके पास यानी आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है. ठीक है. इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, सो ऑन सो फोर्थ. सो इफ फॉर एग्जांपल you have a quantity that may require some sort of fractional part, तो आप ऐसा डाटा टाइप यूज़ करोगे, आप रियल टाइप यूज़ करोगे, बिकॉज उसने इस किस्म का डाटा होल्ड करना. अभी हमने जो रिसेंटली प्रीलीज मटेरियल किया था उसमें वो परसेंटेज और कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा है. कॉस्ट के जो वैल्यूज़ हैं वो ओरिजिनली जो प्रॉब्लम में दी गई हैं वो डेसिमल प्लेस के साथ है. सो ऑब्वियसली जब मैं टोटल करूँगा तो उसमें भी डेसिमल प्लेस आने के चांसेस हैं. सो दैट्स वाई जो उस कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए जो वेरिएबल मैं डिसाइड करूँगा उसकी टाइप जो है रियल होनी चाहिए. ठीक है. सो anywhere where you think you will be needing the fractional part, average कैलकुलेट करना, परसेंटेज कैलकुलेट करना, stuff like that, you will declare it as a real float type. ठीक है. इसके बाद आ जाता है कैरेक्टर. अब कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि आपके पास सिंगल लेंथ लेटर्स या नंबर्स. ठीक है. कैरेक्टर को लिखते किस तरीके से, सिंगल कोट के साथ, लाइक दिस. ये भी खाली जिस वन लेटर. ठीक है, वन कैरेक्टर. सो एनीथिंग दैट्स ऑन योर कीबोर्ड, ठीक है, जिसके अगेंस्ट कोई ASCII वैल्यू भी सेव होती है, उसको आप इस सिंगल लेंथ की, चाहे वो हैश है, चाहे वो स्पेस है, चाहे वो @ का सिंबल है, चाहे वो नंबर है 1 2 3 कुछ भी है, तो आप उसको कैरेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि इसकी लेंथ 1 ही होगी. ठीक है. कुछ लैंग्वेजेस में जैसे पाइथन है उसमें कैरेक्टर की स्पेसिफिक टाइप नहीं होती, आप उसको एज स्ट्रिंग ट्रीट करते हैं. लेकिन कुछ लैंग्वेजेस में स्पेसिफिकली कैरेक्टर होता है और उसके आप एक से ज़्यादा नहीं कर सकते. अब कैरेक्टर टाइप की कॉमन एप्लीकेशन ये हो सकती है कि आपने जेंडर सेव करना है, और उसमें सिर्फ एक मेल M या क्या कहते हैं फीमेल F लिखा हुआ होगा. ठीक है ना. इसी तरीके से आपने कोई कलर कोड सेव करना है और कलर कोड का सिर्फ कलर का पहला लेटर यूज़ करना है, दैट्स वेयर यू कैन यूज़ सिंगल कैरेक्टर को. ठीक है ना.
आपके प्रॉब्लम में ये चीज़ें डिफाइन होती हैं। डेटाबेस के क्वेश्चन में भी ये चीज़ आती है कि आप अक्सर औक़ात डाटा के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि टाइप कौन सी होनी चाहिए। सो अगर आपके पास डाटा सेट ऐसा आ रहा हो जिसमें सिंगल लेटर्स लिखे हुए हैं ओनली, तो वहाँ पे कैरेक्टर्स द बेस्ट वे टू गो, ठीक है ना? हर कैरेक्टर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्कीम यू आर यूजिंग, ASCII, एक्सटेंडेड ASCII, यूनिकोड, व्हाटएवर इट इज़, हर कैरेक्टर के अगेंस्ट आपके पास अगर यूनिकोड है 2 से 4 बाइट सेव हो रहे होंगे, अगर एक्सटेंडेड ASCII है तो हर कैरेक्टर के अगेंस्ट 8 बिट सेव हो रहे होंगे, 1 बाइट, ठीक है ना? अच्छा, इसमें देखो नंबर्स भी आएँगे, लेकिन नंबर भी आएगा, लेकिन एक इंटीजर नंबर वर्सेस कैरेक्टर नंबर में फ़र्क हमें क्या होगा, उसके ऊपर सिंगल कोट्स लगे हुए हैं, ठीक है? याद रहे कैरेक्टर वैल्यूज़ के ऊपर सिंगल कोट्स यूज़ होता है। अच्छा, इसमें अगेन फिर आपके पास ये चीज़ें भी आ जाती हैं, ये सिंबल फॉर एग्ज़ाम्पल आ गया, हैश का सिंबल आ गया, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है? ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, सिंगल कैरेक्टर ओनली। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जिसको स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है ना? अब स्ट्रिंग में आपके पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, अल्फा न्यूमेरिक सब कुछ, सिंबल्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ठीक है? अब इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आ जाता है 1 2 3 माय या माय ईमेल 123@gmail.com, ठीक है? अब इसमें देखो आपके पास लेटर भी हैं, नंबर्स भी हैं, सिंबल्स भी हैं, एवरीथिंग। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अच्छा, अब आप स्ट्रिंग कहाँ पे यूज़ करोगे? अगेन, ना कैरेक्टर ना स्ट्रिंग, इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं हो सकते, इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, इस पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते। दीज आर ओनली देयर टू स्टोर सम इंफॉर्मेशन। सो आपने जेंडर सेव करना है तो एक लेटर कैरेक्टर काफ़ी है, जस्ट टू स्टोर व्हाट इंफॉर्मेशन व्हाट जेंडर इट इज। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईमेल एड्रेस किसी का सेव करना, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट प्रोसेसिंग दिस इन एनी वे, इट्स जस्ट फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। तो वहाँ पे आप ये अगर ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं तो आप उसका से ये कर सकते हैं, ठीक है? इवन अगर फ़ोन नंबर है, देखो फ़ोन नंबर के अंदर लेटर्स कोई नहीं होते, नंबर होता है, तो उसमें भी स्ट्रिंग ही रखनी थी, बिकॉज मैंने फ़ोन नंबर पे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन तो नहीं करना, ठीक है? तो आप फ़ोन नंबर को भी आप उसका पर्पस देखें क्या, इवन दो फ़ोन नंबर है, नाउ चेक दिस आउट, इवन दो आपको किसने उसको ये बना दिया, खैर, इफ इट्स अ फ़ोन नंबर लाइक सो 1 2 3 4 5 डैश 7 8 9 10, ठीक है? ये फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर नंबर्स हैं, ये आप डैश भी बीच में से निकाल दो, नंबर्स हैं, लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेशन कभी भी नहीं होगा इसमें। बिसाइड्स इतना बड़ा नंबर अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो कितना ह्यूज वैल्यू बनेगी। यहाँ पे तो कम से कम आप हर लेटर के अगेंस्ट उसकी ASCII वैल्यू को बाइनरी कन्वर्ट करके आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आप इसको एज अ बीनरी नंबर कंसिडर करोगे तो ये कन्वर्जन प्रोसेस इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस, ठीक है? तो बेहतर ये कि जहाँ पे आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इवन नंबर्स ही हो, तो आप उसको स्ट्रिंग सेव करें, बिकॉज कन्वर्जन प्रोसेस इज रिलेटिवली सिंपल, ठीक है? ये बात सबको समझ आई है? ओके। एनीवे, उसके बाद अगली चीज़ क्या आ जाती है हमारे पास, बूलियन, ठीक है? एक ये टाइप है। बूलियन में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं, आइदर इट्स ट्रू और इट्स फॉल्स, ठीक है? नाउ यू नोटिस दैट मैं ट्रू और फॉल्स के वर्ड्स लिख रहा हूँ लेकिन उनके गिर्द डबल कोट्स नहीं है, इसलिए क्योंकि दीज आर नॉट स्ट्रिंग्स, they have a representation, they mean something to the computer, ठीक है? They're telling something to the computer. True, yes it has happened, false and it doesn't happen, it doesn't, it's simply as it is, इस वैल्यू को, इसको कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ट्रू को एज अ वन इंटरप्रेट कर लेगा, फॉल्स एज अ जीरो इंटरप्रेट कर लेगा, लेकिन इंस्टेंटली उसको समझ आ जाएगा कि हाँ एक चीज़ हुई है, एक फ्लैग एक्टिव है या नहीं एक्टिव। सो दिस इज नोन एज अ फ्लैग वैल्यू, समथिंग हैज हैपेंड और समथिंग हैज नॉट हैपेंड, ठीक है? अब बूलियन में इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं होती। देखो आपके पास इंटीजर में आपके पास नेगेटिव नंबर से लेके पॉजिटिव होल नंबर सारे हैं। रियल के अंदर आपके पास सारे फ्रैक्शनल पार्ट वाले नंबर भी आते थे, नेगेटिव पॉजिटिव। कैरेक्टर्स के अंदर आपके ASCII के जो कैरेक्टर सेट है, जो अलाउड होते हैं आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सारे कैरेक्टर्स उसके अंदर अवेलेबल हैं। अगर आप उनको कलेक्टिवली लंबी स्ट्रिंग बनाना चाहे तो स्ट्रिंग में लिख सकते हैं, लेकिन बूलियन टाइप में इन दोनों वैल्यूज के अलावा कुछ नहीं है, दैट्स इट, ठीक है? सो इफ you are using a problem, you're trying to define a problem in which you are stating whether something has happened or not, उस पर कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पे आप बूलियन टाइप ऑफ डाटा ही यूज करेंगे, क्या वो हुआ है या वो नहीं हुआ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, दैट इज ओनली बूलियन टाइप, ठीक है? सो अगेन आई एम reiterating my previous point that you have to understand the problem beforehand. आपकी अंडरस्टैंडिंग ही ये यहाँ पे आपको लेके आएगी कि मुझे डाटा टाइप्स ही कौन से, वेरिएबल्स चाहिए कितने, उनकी टाइप्स क्या होंगी, एंड ऑल रिलेट्स टू योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है?